नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी शोभा शर्मा की अचानक। 4-5 दिनों की गहमागमी के बाद सोचा था थोड़ी राहत की सांस लेंगे, पर बसु की भाभी ससुराल से आए पत्र ने फिर खलबली मचा दी। 15 दिन पहले ही बसु को देखने विशेश्वर प्रसाद जी अपनी पत्नी और साली के साथ यहाँ आए थे। रंग ढंग देखकर लग रहा था कि बात जम जाएगी। चेहरे से वे बहुत कुछ संतुष्ट लग रहे थे। जाते जाते कह गए थे, एक बार विनोद भी देखकर अपना राय बता दे तो आगे का सोचेंगे। इस बार फूफा जी ने बहुत सावधानी बरती थी। पिछली बार मेहमानों पर प्रभाव डालने के लिए उन्होंने बसु की सभी विशेषताएं बखान कर दी थी। वह अच्छा गाती है, नाचना भी आता है, तैराकी प्रतियोगिता में कई बार शील्ड ले चुकी है, एक्टिंग का भी शौक है। बस यही बात बिगड़ गई थी। उड़ते उड़ते फूफा जी के कानों तक खबर पहुंच गई कि वे लोग कह रहे हैं कि हमें बहू को घर लाकर नचाना थोड़े है। इस बार उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। कुछ दिनों के बाद विशेश्वर प्रसाद जी की पत्नी बसु को देखने आई। उनके साथ उनकी 2 युवा बेटियां और रिश्ते की एक मौसी भी आई थी। बसु को ही क्या, उन्होंने सारा घर छान मारा था। कहाँ क्या रखा है, गोदाम किधर है, कितने कमरे हैं, कमरों में क्या क्या सामान है। बसु तो उस दिन अपनों के बीच भी पराई सी हो गई थी। सहमी सहमी सी वह हर संभावित प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने को तैयार कर रही थी। गृह कार्य में दबे उसके हाथ खाली गिलास उठाने में भी कई बार कांप गए थे। सारे दिन चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी रही। मैं कभी चम्मच कभी चकला बेलन लिए पसीने से तरबतर मन ही मन कुटते हुए काम करती रही। प्लेट में से फूली फूली गुजिया उठाकर विशेश्वर प्रसाद जी की पत्नी ने पूछ लिया, यह किसने बनाई है? बुआ जी ने झट बसु की ओर इशारा कर दिया। उन्होंने सोचा शायद वह बसु की पाक कला से प्रभावित होंगी, पर उनकी मौसी तपाक से बोल पड़ी, इसे जरा और तलने से ठीक रहता। बसु जी बोलकर मुंह लटकाए कमरे से बाहर आ गई थी। इतना सब होने के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले थे। फूफा जी अब बड़ी उत्सुकता से उनके सुपुत्र की राह देख रहे थे। आज ही जब वहां से उनके सुपुत्र के आने का समाचार मिला तो घर में सरगर्मी बढ़ गई। फलना फलना तारीख को भाभी दामाद आ रहा है, उसके सम्मान में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। जब जब कोई आने वाला होता, बसु की हालत बड़ी दयनीय हो जाती थी। चारों ओर से उसे हिदायतें मिलने लगती थी। ऐसे चलना, ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, घर से बाहर ज़्यादा नहीं घूमना। रोज साड़ियों की छटाई होती, साड़ियाँ पहनकर देखी जाती कि किस साड़ी में वह अधिक सुंदर लगेगी, उसके बाल कैसे बांधने होंगे, किस ढंग का जूड़ा उसके चेहरे पर ज़्यादा फबेगा। ज्यों-ज्यों उसकी परीक्षा की घड़ी निकट आती जाती, वह घबराहट से बेहाल होती जाती। इतना सब होने के बाद भी जब धीरे से उसके कानों तक न शब्द पहुंच जाता तो फिर कई दिनों तक दूसरों से आंखें मिलाकर बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इस बार बुआ जी की ननद भी आई हुई थी। शादी ब्याह के मामलों में वह अपने आप को महारथी समझती थी। उनके निर्देशन में एक बार फिर कपड़े व गहनों की छटाई शुरू हो गई। ड्राइंग रूम में फिरोजी रंग के पर्दे बदलकर गुलाबी पर्दे लगा दिए गए। बसु के बैठने के लिए एक खास जगह चुन ली गई। इतना सब करने का कारण उन्होंने बताया कि जब जरी वाली बनारसी सिल्क की गुलाबी साड़ी पहनकर बसु यहाँ बैठेगी तो पर्दों से छन कर गुलाबी प्रकाश सीधा बसु के चेहरे पर पड़ेगा। इससे बसु का चेहरा और रंग भी खिल उठेगा, श्रृंगार में भी कोई कमी नहीं रहेगी। फिर अगर देखने वालों की आंखें चौंधिया न जाए तो मेरा नाम बदल देना। बसु ने सुना तो शर्मा कर भाग गई। मुझे इतना तामझाम बुरा लग रहा था। बसु की नुमाइश की गुड़िया की तरह सजाने के बजाय मैं चाहती थी कि उसे सुंदरता के साथ बिना ज़्यादा टेम टॉम के शालीन तरीके से लड़के के सामने लाया जाए तो ठीक रहेगा, पर दिग्गजों के बीच मेरी सुनता कौन। इसीलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन के लिए छुट्टी की एक अर्जी लिखकर अस्पताल भिजवा दी। सुबह से काम के मारे नाक में दम हो गया था। बसु को तैयार करने का जिम्मा बुआ जी की ननद ने ले लिया था।
रसोई की देखरेख बुआ जी कर रही थी। मेहमानों की आवभगत और ड्राइंग रूम सजाने का काम मेरा था। अनु, तू अपनी डॉक्टरी वाली पोशाक में ही रहना, अच्छा रहेगा, लड़के पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बुआ जी ने मुझसे कहा तो मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आई। मैं खींच भी उठी। देखने वाला भी सोचेगा कम से कम अभी तो इसे मरीज नहीं देखना है जो यह कोट पहने स्टेथोस्कोप लटकाए बैठ गई। खैर, बुआ जी का मतलब मैं समझ गई थी कि मुझे बसु से उन्नी सी दिखना है। बुआ जी को हर थोड़ी देर के बाद रसोई में कुछ न कुछ कमी नजर आ रही जाती थी। थोड़ी देर हुए नौकर को मेवा लाने बाजार भेजा था कि मिठाइयों में उन्हें रसमलाई की कमी अखर गई। झट से आंचल की गांठ खोलकर फूफा जी को रुपये और झोला थमाकर बाजार भेज दिया। अभी फूफा जी को गए 10 मिनट भी न बीते होंगे कि बुआ जी ने भागते हुए मेरे कमरे में आकर मेहमानों के आने की सूचना दी। मैं झटपट साड़ी लपेटकर उनके साथ मेहमानों के स्वागत के लिए निकल पड़ी। बुआ जी ने एक बार भरपूर नज़र से मेरे पहनावे को देखा, फिर पूर्णतः संतुष्ट होकर मेहमानों की अगवानी के लिए आगे बढ़ गई। आने वाले 4 थे, चारों ही युवा। इनमें से विनोद अर्थात भाभी दामाद कौन है यही हम दोनों देख रहे थे। मैं बुआ जी के पीछे पीछे कमरे में आई थी। तब तक वे लोग बैठ चुके थे। बुआ जी बड़े अपनत्व भरे स्वर में उनकी खैरियत पूछ रही थी। मेरे आते ही उन्होंने आंखों से इशारा किया कि बसु तैयार हो चुकी या नहीं, जाकर देख लूं। मैं मेहमानों को नमस्कार करके लौट गई। अंदर जाकर देखा तो सचमुच मेरी आंखें ही चौंधिया गई। जरी के बेल बूटों और आभूषणों की चमक के बीच बसु का चेहरा कहीं खो गया था। एक क्षण के लिए मन में आया कहीं लड़का आज हाँ के करके बाद में यह शिकायत न करे कि बसु उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर बनाकर उसे दिखाया था। खैर, मेरा क्या है, मैंने सोचा और बसु को आने वालों की खबर देकर जैसी मुड़ी थी, बुआ जी घबराया सा चेहरा लेकर अंदर आई। पीछे पीछे मैं झोला के, फूफा जी भी मुंह लटकाए भीतर आए। अचानक क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। ये लड़के वाले सचमुच बहुत परेशान कर रहे हैं, कहकर बुआ जी रुआसी होकर बैठ गई। फूफा जी भी हाथ का झोला कोने में पटक कर एक और खीजे से टहलने लगे। थोड़ी ही देर में सबके चेहरे से रौनक उड़ गई। बुआ जी की ननद को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरते देखकर बड़ा अफसोस होने लगा। जिसके लिए इतना सब किया वही न आए तो सबका दुखी होना वाजिब ही था। हुआ यह कि लड़के ने खुद न आकर अपने 4 जिगरी दोस्तों को पसंद करने के लिए भेज दिया था। यदि उन्हें लड़की पसंद आ जाए तो बाद में अंतिम निर्णय लेने वह खुद आएगा। हर बार देखने वालों के पीछे बहुत खर्च होता था, इस बार तो विशेष खर्च ही किया गया था। मेहनत अलग थी। सब ने यही सोचा था कि चाहे जो हो, इस बार नहीं होना चाहिए। लड़के को रिझाने के हर संभव उपाय किए गए तो लड़का ही गायब। अब क्या किया जाए, सबके सामने यही प्रश्न था। बसु को दिखाया जाए या नहीं। बसु पहले से घबराई हुई तो थी ही, अब जो सुना कि लड़का नहीं आया है तो उसके दोस्त देखने आए हैं तो ठेस लगने वाली बात तो थी ही। उसके आंसुओं ने आग में घी का काम कर दिया। फूफा जी अचानक भीतर ही गरज उठे, अवसर होगा तो अपने घर में रहे। हमारी लड़की भी कोई ऐसी वैसी नहीं कि 10 के सामने नुमाइश लगवाती फिरे। मैं आज ही लिखता हूँ उनको चिट्ठी। फिर मुड़कर वह मुझसे बोले, अनु, जाकर कह दे उनको हमें नहीं दिखानी है लड़की, और अब लड़के को भी आने की जरूरत नहीं। मैं ड्राइंग रूम में गई तो चारों की आंखें एक साथ मेरी ओर घूम गई। वे बड़े आश्वस्त भाव से सोफे पर टांगे पसारे बैठे थे। वे इस आशा में थे कि बस अब जोरदार स्वागत हुआ ही चाहता है। हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए सिकुड़ती सकुचाती हुई आती किसी बाला की शायद उन्होंने कल्पना की होगी। पर तीर सी आकर कुर्सी पर तन कर बैठने वाली बाला ने क्षण भर के लिए उन्हें अचंभे में डाल दिया। आप लोग विनोद साहब के मित्र हैं? मैंने जरा रौब से पूछा। मन में आक्रोश था ही। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि आपके विनोद साहब क्यों नहीं आए? मेरे प्रश्न पर चारों ने सकपका कर एक दूसरे को देखा। उन्होंने शायद इस प्रश्न की कल्पना नहीं की थी। उनमें से एक बोला, असल में वही आज आने वाले थे।
पर अचानक एक जरूरी काम आ जाने से उन्हें रुकना पड़ा। हमारी और उनकी पसंद में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमें भेज दिया। दूसरी बार वह भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके मित्र महोदय लड़कियों को मवेशी समझ बैठे हैं। जैसे बाजार में दसियों ग्राहक कभी पूंछ उमेट कर, कभी पीठ ठोंक कर, कभी दांत गिन कर, कभी खुर देख कर मवेशी को परखते हैं, वैसे ही कभी रिश्तेदारों, कभी दोस्तों के जरिए ठोंक परख कर लड़की देखी जा रही है। लड़कियों के भी दिल व दिमाग होता है, उनका भी अहं होता है। शादी करके लड़की वाले कोई एहसान नहीं करते हैं लड़कियों पर। कह दीजिएगा अपने मित्र महोदय से कि अब उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है, वह अपना जरूरी काम निपटाते रहे। मन बहुत खराब हो गया, काम नहीं बना, एक दिन की छुट्टी भी बेकार गई। बसु ने अपना श्रृंगार नोचकर फेंक दिया। रो रो कर उसकी आंखें फूल गई थी। पड़ोसी जानने के लिए उत्सुक थे, देखने वाले आए थे क्या हुआ। जैसे तैसे गोलमोल उत्तर देकर उनसे पीछा छुड़ाया। शाम को मैंने बुआ जी से कहा, बसु अगर इस प्रकार रोती रही तो बेकार घर भर का दिमाग खराब होगा। आप कहें तो इसे घुमा लाऊं। शहर में एक जगह चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, मेरा मन भी वहां जाना चाह रहा था। बुआ ने भी बसु का मन बहलाने के ख्याल से हाँ कर दी। हम घर से चले थे तो सूरज डूबा नहीं था। मैंने सोचा प्रदर्शनी शाम के 7 बजे हैं, तब तक अशोक होटल में चलकर खा पी लें। सुबह का खाना गले से नीचे नहीं उतरा था। बसु ने 2-1 कौर खाकर उल्टी कर दी थी। टैक्सी अशोक होटल के सामने रुकवा कर हम लोग भीतर चले गए। डट कर नाश्ता किया, आइसक्रीम खाई। मुझे मन ही मन आशंका थी कि यदि अभी नहीं खाया तो घर लौटने पर फिर सबका लटका हुआ चेहरा देखकर खाने को जी नहीं चाहेगा। घर से बाहर निकलने से बसु भी शांत लग रही थी। इत्मीनान से टहलते हुए होटल से बाहर आकर मैंने टैक्सी के लिए निगाहें दौड़ाई। सड़क के दूसरी ओर एक व्यक्ति खड़ा टैक्सी के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक दोनों की आंखें मिली और दूसरे ही क्षण वो लंबे लंबे डग भरता हुआ मेरे पास आ खड़ा हुआ। अरे तुम! उसे देखते ही मेरे मुंह से सहसा निकल पड़ा। तुम तो सिर से पांव तक बिल्कुल बदल गए हो। मैंने तो पहले पहचाना ही नहीं था। यहाँ कब से हो? बस परसों आया था और आज जा रहा हूँ। यहाँ किसी काम से आए थे? हाँ, भिलाई स्टील के कुछ मामलों पर कल यहाँ मीटिंग थी, उसी के लिए आना हुआ था। पर तुम यहाँ कब से हो? मुझे यहाँ 5 महीने हो गए हैं आए हुए। यहीं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हूँ। अरे वाह, बधाई हो। वह हर्ष मिश्रित आश्चर्य से लगभग चीख कर बोला, आखिर तुम डॉक्टर बन ही गई। इनसे मिलो, मैंने बसु की ओर इशारा करके कहा। यह मेरी फुफेरी बहन है बसु। हम लोग चित्र प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। तुम्हें लौटने की जल्दी न हो तो हमारे साथ चलो। वह तुरंत साथ चलने को तैयार हो गया। बोला, चलो, कुछ घंटों की बोरियत से तो बचा। तुम्हारे शहर ने तो परसों से दिमाग खराब कर रखा है। वाह, खूब कही। तुम्हारी कंपनी की मीटिंग ने दिमाग खराब किया होगा। दोष दे रहे हो हमारे शहर को? अरे कहाँ मीटिंग वीटिंग, वह तो कहते कहते वह अचानक चुप हो गया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कहा था ना। मैंने उसे याद दिलाना चाहा तो वह बीच में ही मेरी बात काट कर झेंपते हुए बोला, अरे वह तो मैंने झूठ कहा था। सोचा था तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर जबान फिसल ही गई। कहीं घर से भाग कर तो नहीं आए? मैंने यूं ही मजाक से पूछ लिया। वह कुछ गंभीर मुद्रा बनाकर बोला, अभी तक तो नहीं भागा, पर अब भागना ही पड़ेगा। क्यों? अरे इन बूढ़ों के सामने अपनी दाल गलती ही नहीं। लाख सिर पटको तब जरा टस से मस होते हैं। 1000 बार कह दिया कि 2-4 साल तो अभी मस्ती से गुजार लेने दो, पर कोई सुनता ही नहीं। जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ कर ले आते हैं मेरे लिए एक से एक आफत। मैं कम से कम 15 लड़कियां देख चुका हूँ इसी साल, पर एक भी ढंग की नहीं। ज़्यादा पढ़ी लिखी न सही, कम से कम मैट्रिक तो होनी ही चाहिए। फिर मेरे रंग रूप कद काठी से मेल भी तो खाना चाहिए। न 5 फुट 10 इंच लंबे इंसान के लिए 4 फुट की गुड़िया ढूंढकर लाएंगे तो क्या मैं बगल में दबा कर चलूंगा उसे? उसने कहा तो जरा आवेश के साथ, पर मेरे और बसु के मुंह से हंसी फूट निकली। हंसते हंसते ही मैंने पूछा,
तो यहाँ भी जनाब लड़की देखने आए थे? आया कहाँ, भेजा गया था, उसने खींच कर उत्तर दिया। तो पसंद आई? अरे कहाँ, वह तो अच्छा हुआ मैं गया ही नहीं, उसने तो बेइज्जती कर दी। मैं 15 बार लड़की देखने गया, हर बार लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में बहुत खर्च किया। उसके बाद लौट कर नहीं बोलने में मुझे बहुत बुरा लगा। इस बार मैं यही सोचकर नहीं आना चाह रहा था कि फिर वही प्राइमरी पास, मिडिल फेल, गृह कार्य में दक्ष कोई कन्या होगी, पर दोस्तों ने कहा कि एक दिन वे स्वयं देखकर बताएंगे। ठीक जचेगी तो मैं दूसरे दिन जाकर देख सुनकर हाँ बोल दूंगा, पर वहाँ तो उन्हीं की पहले धुनाई हो गई। मैं तो बाबा अब वहाँ जाने से रहा। मुझे बात समझते देर नहीं लगी। मैंने जरा गंभीरता से कहा, तुमने खुद वहाँ न जाकर अच्छा नहीं किया। आखिर लड़की को भी बुरा लगा होगा ना। तुम्हारे देखने में और तुम्हारे दोस्त के देखने में बहुत फर्क है। तुम्हें तो बल्कि अपने दोस्तों के साथ लेकर भी नहीं जाना चाहिए था। उचित तो यह था कि तुम पहले दिन ही अपने घर वालों के साथ जाकर उसे देख लेते। यदि तुम्हें ही बार बार अपरिचितों के सामने आना पड़े और हर बार तुम्हारा सिर से पैर तक परीक्षण किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम तो भाई लड़की की वकालत करने लगी, उसने कहा। जरूर करूंगी, क्योंकि तुम्हारे दुर्भाग्य से वह लड़की मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे दोस्तों को दरवाज़ा दिखा दिया। वह है कहकर मेरी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, और जिस लड़की को तुम देखने आने वाले थे वह मेरे बाजू में खड़ी है, कुमारी वसुंधरा, MA अर्थशास्त्र। उसने तेजी से पलकों के झपकाते हुए हकलाकर केवल अच्छा कहा। अब बताओ, क्या हम दोनों की शक्लें ऐसी दिख रही हैं कि किसी शरीफ आदमी को घर बुलाकर बेइज्जती करें? वह गंभीर होकर बोला, नहीं अनु, मानता हूँ मुझसे भूल हुई। आज तुम नहीं मिलती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं तो और भी नमक मिर्च लगाकर अपने घर वालों को बातें सुनाता। मुफ्त में दो परिवारों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता। कहो तो कल फिर आ रहे हो लड़की देखने में? मैंने मजाक के लहजे में उसके दिल की बात जाननी चाहिए। वह कुछ देर इधर उधर झेपा झेपा सा ताकता रहा, फिर अपने पुराने लहजे में बोला, अगर तुम मेरी वकालत कर दो तो। कहकर उसने कनखियों से बसु की ओर देखा। क्यों बसु, इनका स्वागत किया जाए? मैंने पूछा तो बसु ने हंसकर मुंह फेर लिया। एक सुखद अनुभूति ने हम तीनों को रोमांचित कर दिया था। अचानक कुछ ऐसा होगा इसकी कल्पना भी हम में से किसी ने नहीं की थी। इस बीच न जाने कितनी टैक्सियां हमारे सामने से निकल गई। तो फिर कल का प्रोग्राम तय रहा? मैंने पूछा तो उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। और आज का? मेरे पीछे से बसु ने फुसफुसा कर पूछा। वह तो पहले से ही तय है। क्यों अनु? उसने मुस्कुरा कर कहा, और हम तीनों ने पांव एक साथ सामने से आती हुई टैक्सी की ओर बढ़ गए।